अविभाजित बिहार में 3 पार्टी का बोलबाला था। एक कांग्रेस, दूसरा उस समय में झारखंड पार्टी और तीसरा सोशलिस्ट। झारखंड हमें ऐसा लगता है कि बहुत अनस्टेबलाइज रहा 25 साल में, और पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन उतना नहीं रहा। आप 3 बार सीएम रहे, आपका क्या विचार है इस पर? कि राज्य की अपनी प्रायोरिटी क्या है, ये आपको तय करना है। यंग युवा पॉलिटिकल लीडर का एंट्री होता है और वो भी इसी मुद्दा पे है, जल जंगल जमीन पर देर ना हो इस बात की चिंता करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस जिसके बल पर हम बात करते हैं वो हमारा नहीं है। कोई एक ऐसी पॉलिसी जिसको आप चाहेंगे कि लोग आपको उसके लिए याद रखें एज ए सीएम? तो राज्य को निकम्मा नहीं, राज्य को पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ाना। राज्य सरकार ने बिरसा सर्किट, उसका पैसा भारत सरकार 40 करोड़ दिए हुए वर्षों बीत गए, ट्रेजरी में किसी और काम में इस्तेमाल हो रहा। स्टाइपेंड के पैसे बच्चों को नहीं मिलते थे। इस तरीके के गवर्नेंस का जो मॉडल तैयार हो रहा है ना, ये हमारे लिए घातक है। झारखंड में 25 वर्ष हो गए और हाल फिलहाल के कुछ घटनाक्रम हैं जिसमें आईएएस, आईपीएस ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ट्रैप्ड हुए हैं। क्या लगता है उससे ऑफिसर्स का मनोबल टूटा होगा? झारखंड को भारी नुकसान होने वाला है अगर इसमें सुधार ना। थैलेसीमिया के पेशेंट को चाईबासा में विदाउट जांच किए हुए ब्लड डाल दिया, वो HIV पॉजिटिव हो गया, बताइए। और उसका डेटा राज्य सरकार सही ढंग से बना नहीं पा रही है। इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने स्पेशल प्रोग्राम चलाया और 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट बना करके राज्यों को दिया। 36 लाख करोड़ रुपया हमारा बकाया है सरकार, केंद्र सरकार। कि जो कह रहा है वो राजनीतिक दृष्टि से कह रहा है। जो मैया सम्मान योजना है, बहना योजना है, अभी बिहार इलेक्शन से पहले नीतीश जी ने भी 10-10 हज़ार का रुपया खाते में भेज दिया। क्या अंत है इसका? बहुत बात बता चुके हैं, अब कुछ बात को रहने दीजिए। द मोस्ट ट्रांसफॉर्म्ड पॉलिटिशियन ऑफ झारखंड इज आवर एक्स सीएम अर्जुन मुंडा। जोहार दोस्तों, आज के कांके टॉक्स पॉडकास्ट में हमारे बीच एक स्पेशल गेस्ट हैं, झारखंड के एक्स सीएम और झारखंड से ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स में मिनिस्टर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। हम आज बात करेंगे उनसे उनके राजनीतिक जीवन और पारिवारिक जीवन पे भी, कि ऐसी कौन सी मजबूरी और वजह थी जिस वजह से वो राजनीति को अपना करियर चुने और फिर राजनीति में वो इंटर किए। और आज जब झारखंड में एक बाइपोल इलेक्शन चल रहा है और सेंटर में जब बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो हमारे आज के मेहमान अपनी राजनीति और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को कहाँ से और कहाँ पे देखते हैं। आइए हम स्वागत करते हैं आज के पॉडकास्ट में झारखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सर जानना चाहेंगे कि आप राजनीतिक जीवन में कैसे मुड़े, आप जब छात्र थे तो? देखिए, ऐसा है, उसकी एक लंबी कहानी है जी। क्योंकि मैं राजनीति में सीधे नहीं आया। सुदूरवर्ती गांव का एक छात्र के रूप में, एक बालक के रूप में, जो अपने घर की परिस्थितियों को देखा, समाज की परिस्थितियों को देखा, उस समय के कुछ जुड़े हुए लोगों को देखा और बहुत सारे सवालों के साथ इस बात के लिए कि समाधान क्या है। अविभाजित सिंहभूम जिला में एक बड़ी घटना घटी थी। जंगल का आंदोलन था और उसमें हताहत दोनों तरफ से लोग हुए थे। ग्रामीणों को गोली लगी थी तो पुलिस भी उसमें हताहत हुए थे। और वो उस समय का एक ऐसा घटना जिसे कहा जाए कि लोगों को झकझोरा
लोगों को उद्वेलित किया और अविभाजित सिंहभूम के गांव-गांव में ये बात फैली कि सरकार खास करके जंगल में रहने वाले आदिवासियों के ऊपर में बलात् दखल कर रही है, गोली चला रही है और आदिवासी के साथ जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का आक्रमण हो रहा है, संघर्ष ही एक विकल्प है। और ये जंगल में आग की तरह फैली। उसी में जो हमारा गांव है, ये अभी जंगलों से आच्छादित गांव में से एक, जहां लोग आए, उन दिनों के घटनाओं पर गांव-गांव में चर्चा हुई है, क्या हो रहा है। तो एक छात्र के रूप में सुनना गांव की चर्चा को, फिर सुनने के बाद आक्रोश हो जाना, उद्वेलित हो जाना, धीरे धीरे करके एक संघर्ष के रास्ते पर जो आंदोलन था उन दिनों का, उससे जुड़े। इसलिए सीधे राजनीति से हमारा जुड़ाव नहीं हुआ कि कभी हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने के बाद में एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, मंत्री बनेंगे, इस तरह के सपनों को लेकर के हमने कभी नहीं, बल्कि तात्कालिक समस्याओं का समाधान क्या है और उस समाधान के लिए हम सबको अपनी कैसी भूमिका निभानी चाहिए, एक छात्र के मन में उभरता है। मेरे पारिवारिक जीवन में मैंने अपने पिताजी को 3 वर्ष के आयु में खोया है। तो 3 वर्ष के आयु में खोने के बाद में एक सुदूरवर्ती गांव में थोड़ी बहुत खेती बाड़ी होने के बाद, कभी माँ अकेले थी, हमारे जो एक चाचा थे वो ब्लाइंड थे, तो हमारे दादाजी की हत्या हो चुकी थी, हमारे घर में अपराधियों का आक्रमण यानी डकैती हुई थी। तो इस तरह के घटनाओं में उलझ करके हमारा घर था और वही उसके बाद पिताजी का निधन। तो वैसे स्थिति से निकलते हुए पाठशाला के साथ साथ समाज के ऐसे, गांव के ऐसे विषयों के साथ हम जुड़े और जुड़ते हुए बस आज यहाँ तक आप देख रहे हैं। सर मैं एक, चूँकि आपने दादाजी के जिक्र किया है, तो उतने सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेवारी के बाद फिर आपका वो कौन सा मोटिवेशन था कि आप पॉलिटिक्स में मूव कर गए? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, उस समय मैं पॉलिटिक्स में मूव नहीं किया। उस समय तो एक ही था कि हमें, देखिए, जब आपको ये लगे कि कोई हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है तो उसका स्वाभाविक रूप से प्रतिरोध करना होता है। बिल्कुल। गाँव में ये बात उभरी और उन दिनों में कई लोग जो आज नहीं हैं, कई लोग हैं जो लोगों के साथ में मिलकर के जगह जगह आंदोलन, पदयात्रा, संघर्ष, इस तरह के घटनाओं को करते हुए समय बीतता चला गया और धीरे धीरे करके एक ऐसा समय आया जब लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए। तो सीधे तौर से मैं किसी राजनीतिक दल में ऐसा जुड़ रहा हूँ, ऐसा भी कोई ये नहीं था, लेकिन जंगल का आंदोलन का जो नेतृत्व था, तो उस समय में ग्रामीण क्षेत्रों में झारखंड मूवमेंट भी एक साथ ही साथ चल रहा था और जंगल का आंदोलन चल रहा था और उतार चढ़ाव के साथ साथ झारखंड राज्य की मांग लगातार होती थी। तो झारखंड पार्टी का एक तरीके से डाउनफॉल और फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय के बाद, मैं समझता हूँ कि उसके उदय के 8-9 साल बाद सिंहभूम जैसे क्षेत्र में लोगों का आना जाना हुआ और इसको एक आधार दिया गया कि इस तरह के
जंगल के आंदोलन को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, इस दृष्टि से कि पुलिस आपके ऊपर में अत्याचार नहीं, आक्रमण करे। और बहुत सारे कारण आज भी उसको हम महसूस करते हैं कि झारखंड जैसे राज्य में संसाधन होने के कारण उसके अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव लगातार आज भी देखी जाती है। सर, मैं यहाँ पे एक चीज़ जानना चाहूँगा, अगर आप बताना चाहें। एक धड़ा है जो बोलता है कि झारखंड आंदोलन और झारखंड की अलग होने की कल्पना बहुत मजबूती से जो आंदोलन चला है वो शिबू सोरेन जी थे, दिशोम गुरु। क्या, और आप 1980 में आए राजनीति में ऑलमोस्ट, तो नहीं 1980 में मैं राजनीति में नहीं आया। 1980 में मैं आंदोलन के दृष्टि से एक आप समझिए कि जिसको कहा जाए कि एक्टिव जुआ थे। नहीं जिसको कहा जाए कि बाल काल था, काल का जो टीनेजर ही थे, टीनेजर्स एज ए पॉलिटिशियन मैं नहीं 15-16 साल की उस समय मुझे पॉलिटिक्स की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो आपका अनुभव क्या कहता है, क्या उनका कंट्रीब्यूशन या कैसे झारखंड राज्य का निर्माण के लिए बातें आगे बढ़ी? देखिए, झारखंड की बात, झारखंड के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो ये बहुत पुरानी है। जब देश में, मैं पृष्ठभूमि बताता हूँ, उन दिनों का साक्षी नहीं हूँ मैं, लेकिन सर, लेकिन जो बातें सतह पर कुछ लेख आलेख के माध्यम से, तो जब साइमन कमीशन बनी थी और इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो और इसको लेकर के जगह जगह इस तरह की व्यवस्था, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में आप जानते हैं कि उस समय में रजवाड़ों का विलय हो या मिश्रण हो या युद्ध हो, किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में लेना। तो जब यह काफ़ी दिनों तक चलने के बाद जब इस देश में एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश्ड सही तरीके से होने लगा, तो उस समय प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, रिप्रेजेंटेटिव, ये सारी बातें होने लगी। और 1929 में सबसे पहले जब इस तरह की बातें होने लगी तो साइमन कमीशन का दौरा हुआ। तो उन दिनों में लोगों ने इस बात को प्रमुखता से रखा कि देश में प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के नाते ट्राइबल एरिया का जो हमारा आइडेंटिटी है उसके अनुसार एक राज्य बनना चाहिए। तो ये बातें, और उस समय झारखंड राज्य नहीं बल्कि छोटनागपुर एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल के दृष्टि से बनना चाहिए, ये बातें होती थी। और उसकी बात उस समय छोटनागपुर उन्नति समाज के प्रतिनिधि के नाते लोगों ने अपनी बातों को रखा था। लंबे संघर्ष हुए, आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी गई, देश के सभी क्षेत्रों में आंदोलन खड़ा हुआ और एक दिन ऐसा आया कि अंग्रेज़ को देश छोड़ना पड़ा। तो देश छोड़ना पड़ा। देश छोड़ने के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे राजवाड़े उस समय तक अलग अलग थे, तो राजवाड़े को मिलाने का क्रम एक तरफ जारी रहा। तो एक तरफ देश का बंटवारे की बात हुई, एक तरफ SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनी, भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्य का पुनर्गठन होने लगा। उस समय एक बार बात उठी, क्योंकि 1938 में जयपाल सिंह आ गए थे, कई जगहों में नौकरी चाकरी करते हुए, और उस समय लोगों ने उसको देखा कि बहुत बिद्दत है, तो आदिवासी महासभा के नाते एक संगठन चलाने के लिए उनको प्रेरित किया, वो जुड़े। लेकिन देखा कि ये इस तरीके का आंदोलन और इस तरह की बातों को हम बहुत ज़्यादा बल नहीं दे सकते, तो उन्होंने एक ग्रेटर झारखंड की बात की और कहा कि झारखंड राज्य बनना चाहिए और झारखंड अलग राज्य बने, इसके लिए झारखंड पार्टी का गठन उन्होंने इसी जमशेदपुर के करंडी में 1950 में किया। जयपाल सिंह मुंडा, हाँ, जयपाल सिंह मुंडा ने 1950 में झारखंड पार्टी का गठन किया। और झारखंड पार्टी के गठन होने के बाद उस तरीके से, क्योंकि उसके पहले उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यहाँ से प्रतिनिधि के रूप में चुना गया कि वो अपनी बातों को रखे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देवेंद्र नाथ सामंत करके
चाईबासा से और ये रांची से प्रतिनिधि के नाते जयपाल सिंह मुंडा चुने गए और इसलिए पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने कई डिबेट में भाग लिया, बातें की, लेकिन राज्य का मांग उस समय से बल पड़ने लगा। बाद के दिनों में फिर जैसे मैंने कहा कि उतार चढ़ाव हुआ, तो फिर उनका कांग्रेस में जाना हुआ। 1962 के बाद जो स्थिति बनी उसमें वो कांग्रेस में शामिल हो गए, क्योंकि जहाँ देश के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो थे, उसके बाद में यहाँ का जो फर्स्ट इलेक्शन 1952 में हुआ तो झारखंड पार्टी, क्योंकि अविभाजित बिहार में 3 पार्टी का बोलबाला था, एक कांग्रेस, दूसरा उस समय में सोशलिस्ट और झारखंड पार्टी और तीसरा सोशलिस्ट। अच्छा, तो उस वक्त झारखंड पार्टी का बोलबाला था। हाँ, सोशलिस्ट उस समय 31 एमएलए थे, 31 एमएलए झारखंड पार्टी के थे, क्योंकि यहाँ का जुनून था राज्य बनना चाहिए इस दृष्टि से। तो 1952 में भारी जीत हुई झारखंड पार्टी की, और झारखंड पार्टी जीतने के बाद में उस समय 1950 में लीडर ऑफ अपोजिशन की बात नहीं थी, तो 1957 में जब इलेक्शन हुई तो उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के, और उस समय भी लार्जेस्ट सेकंड ओपोनेंट पार्टी में से झारखंड पार्टी थी, कांग्रेस थी और एक झारखंड पार्टी थी। तो झारखंड पार्टी से ही लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए। लेकिन 1957 के बाद 62 में जब इलेक्शन हुई तो उस समय में झारखंड पार्टी कमज़ोर पड़ने लगी, और कमज़ोर पड़ने के बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। अच्छा, अब कांग्रेस में शामिल होने के बारे में अलग अलग बातें हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि पंडित नेहरू जी ने कभी झारखंड राज्य बनाने की मंशा नहीं रखी। अच्छा। इसलिए जो झारखंड आंदोलनकारी हुआ करते थे उनको कैसे लाया जाए सामने, इसका कोशिश हुआ और वो ज्वाइन कर लिए। उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ, लेकिन बाद में कुछ आंदोलनकारी और उभर करके उनका विरोध करते हुए लोग खड़े हुए। उसमें संथाल परगना से शिबू मुर्मू थे, एनी होरो और विलियम लुगुन, जस्टिन रिचर्ड, बागुन सुमरोई जैसे लोग, बहुत सारे लोग फिर अलग से संगठन बना के चलने का तैयारी किया। लेकिन वो भी इसी तरीके से चलते हुए आगे बढ़ी, संख्या घटते गई और सांसद भी बहुत लोग बने। एनी होरो सांसद बने, बागुन सुमरोई भी सांसद थे। इस तरीके से कई सांसद चुने गए, उतार चढ़ाव होते रहा। और उसके बाद फिर 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ, और झारखंड मुक्ति मोर्चा महाजनी आंदोलन के बल पर, और ख़ास करके महाजनी आंदोलन साथ ही साथ BCCL में लैंड सबसे ज़्यादा इस मामले को लेकर के कि मुआवजा, उस समय में मुआवजा, और उन्हीं दिनों में कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के लैंड एक्विजिशन अनाप शनाप तरीके से कहीं डैम के नाम पर, कहीं इंडस्ट्री के नाम पर हुई। तो एक मुहिम चला उसके विरोध में, और धीरे धीरे करके उसने एक जगह बनाया, लेकिन उसमें भी बड़ी उतार चढ़ाव हुई। कई बार जब सत्ता पक्ष जो था उसको समर्थन देना, तो ये वो कई तरह की बातें हुई। और फिर 80 के बाद जहाँ गांव में इस तरह का परिवेश बना, जगह जगह जब घटनाएं घटने और इस तरह के प्रतिरोध होने लगे, तो जहाँ गांव इस तरीके से उबल रहा था, वहीं
भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि इसका समाधान यदि यहाँ का होना चाहिए, हो सकता है, तो इन्हें एक अलग राज्य बनाने का वादा भी करना चाहिए और बनाना भी चाहिए। तो 1980 के बाद में धीरे धीरे करके वनांचल के नाम से एक आंदोलन खड़ा हुआ। अविभाजित बिहार के समय में वनांचल संगठन ने वनांचल समिति बनाने की घोषणा की, एक इकाई बनाया और इसका आंदोलन समय समय पर चलता रहा, जहां एक तरफ रीजनल पार्टी के दृष्टि से, नेशनल पार्टी के दृष्टि से राज्य की मांग मजबूत हुई। और बाद में अटल जी आए इस क्षेत्र में और अटल जी ने बेबाक तरीके से कहा कि हम छोटे राज्य के पक्षधर हैं और यदि हम सत्ता में आएंगे तो स्वाभाविक रूप से हम इसे एक अलग प्रांत का, अलग स्टेट का हम दर्जा देंगे, या इस तरह के। इसके बीच में कुछ कुछ कांग्रेस के समय में शासनकाल में कुछ कुछ चलते रही कि कुछ कुछ कमेटी बनी कि जिसको कहा जाए कि झारखंड को एक एडमिनिस्ट्रेटिव ये कैसे बनाया जाए। भारत सरकार, राजीव गांधी थे तो उस समय में उन्होंने झारखंड मैटर्स के लिए एक कमेटी बनाई, पर और फिर एक इकाई बनाने की कोशिश की, खास करके जैसे कहा जाए कि एक काउंसिल बन जाए। अच्छा, काउंसिल के मेंबर एक हो। कौन कोशिश की काउंसिल की? ये उस समय में कांग्रेस ने इस तरीके से कोशिश किया कि इसका समाधान हो, लेकिन अस्थायी समाधान इसका था नहीं, इसलिए कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई बन नहीं पा रही थी। एक कमिश्नर थे जो ट्राइबल कमिश्नर। तो जो सबसे बड़ा संकट उस समय का था एडमिनिस्ट्रेशन अविभाजित बिहार में, इस एडमिनिस्ट्रेशन का संवैधानिक दृष्टि से क्या महत्व होगा और कैसे ये गवर्न होगा, वो चला नहीं। उसके पहले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो लोग बने उस समय का, मैं किसी का इस समय नाम नहीं लूँगा, पर वो एक इकाई जिसे कहा जाए कि समाधान का नहीं बल्कि एक और नई समस्या पैदा करने के लिए हो गया और इस तरह की स्थिति बनी। पर भारतीय जनता पार्टी ने एक स्पष्ट नीति अपनाया इस दृष्टि से कि अलग राज्य के मुद्दे पर हम पूरी तरीके से सहमत हैं और आज आप देख रहे हैं। सर, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि आज का युवा, चूँकि अपना देश पूरा युवाओं का है और अब जेन जी नया प्रचलन में है, तो कोई ऐसी घटना जो आप चाहेंगे जेन जी को जानना चाहिए झारखंड अलग राज्य के मुद्दे पे? देखिए, झारखंड अलग राज्य के मुद्दे पे या झारखंड, सबसे पहले तो झारखंड हमारा राज्य है और हमको स्वयं सींचना है, स्वयं बनाना है, ये भाव होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। गवर्नेंस को बारीकी से देखना जरूरी है और जो यहाँ के लिए पॉलिसी है उस पॉलिसी एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और यहाँ के जो रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको कन्वर्जेंस में कैसे लेकर के आए, इस पर ध्यान देना चाहिए। हम रोज़गार के लिए बाहर घूम रहे इधर उधर, ठीक है, रोज़गार के लिए कोई कहीं जाए ये अलग बात है, पर रोज़गार की यहाँ कितनी संभावना है, उस संभावनाओं के दृष्टि से अपनी भूमिका क्या होगी और पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज पर झारखंड राज्य में एक पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज पर डिस्कशन डेफिसिट है। क्योंकि कई बार हम उलझ जाते हैं इस तरह के स्थानीय ऐसे विषयों पर जो तत्कालिक दृष्टि से सोच करके या तत्कालिक दृष्टि से ही हम देखते हैं। कोई भी राज्य को दीर्घकालिक दृष्टि से विजन के साथ के इस तरीके से सोचना चाहिए कि लहर नदी में बदल सकता है पर नदी नहीं बदल सकती है। तो इस तरीके से एक रिदमिक ट्यून कैसे बने, इस पर काम करने की ज़रूरत है और ये मैच्योरिटी आना इस राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है जब हम 25 साल पूरा कर रहे हैं। हाँ, मानना चाह रहे थे वहीं पे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कि मैं चाहता हूँ कि झारखंड आंदोलन और निर्माण तक की बात को कंप्लीट कर लें। मैं ये कि जो आज का युवा पीढ़ी है जो रील वाली दुनिया में या मोबाइल वाली दुनिया में सिमटा हुआ है,
ऐसा कोई घटनाक्रम आपके जहन में है जो आपको लगता है कि उनको जानना चाहिए, उनको पता होना चाहिए, तो हम चाहेंगे कि वो युवाओं तक आई बात? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि देखिए, रील और ये जो इल्यूजन चीज़ें हैं, ये इल्यूजन है जो तत्कालिक दृष्टि से मन को बहुत एक तरीके से फ्लेवर देता है। हाँ। पर वो एक क्षेत्र है, ठीक है, वो आप ये कह सकते हैं कि वैश्विक दृष्टि से जो भौतिक एक व्यवस्था है, उसका जो गुरुत्वाकर्षण है, वो तो स्वाभाविक रूप से। सर, एक सवाल मैं पूछूंगा यहाँ पे और IIM के एक क्या कहें कि एक स्टूडेंट और बहुत मैच्योर्ड ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में रहे हैं। वो जब मेरे से पूछे कि अमित कहाँ हो, तो मैं बताया उनको कि मैं जा रहा हूँ सर से मिलने के लिए, आज उनका पॉडकास्ट है। उन्होंने एक लाइन आपके लिए कहा, बोले द मोस्ट ट्रांसफॉर्म्ड पॉलिटिशियन ऑफ झारखंड इज आवर एक्स CM अर्जुन मुंडा। मतलब उन्होंने जितने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया अमित, उतना कोई पॉलिटिशियन अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं किए झारखंड में। वो ऐसा लोग किस तरीके से आकलन करते हैं मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन स्नेह सबका है। सर, हम चाहते हैं कि युवाओं को बताएं कि भाई अपने को ट्रांसफॉर्म करना क्यों जरूरी है आज के परिवेश में। देखिए, युवाओं में से मैं तो रूरल बैकग्राउंड का है, इसलिए रूरल क्षेत्र में रहने वाले युवाओं के लिए पहले है कि फोकस लाइफ होना चाहिए और कंसंट्रेशन इस बात के लिए होना चाहिए कि इंडिविजुअली हमको कैसे परफॉर्म करना है। जब आप परफॉर्म करने के बारे में सोचेंगे तो ट्रांसफॉर्म होगा। तो जो आज के दिन में ज़रूरी है पेरेंट्स को, अभिभावक को ध्यान में रखने की, वहीं बच्चों को भी। और मैं समझता हूँ कि हर पॉलिटिशियन को अपने स्पीच में हेल्थ एंड एजुकेशन पर बात करना चाहिए, और जब वो बात करे तो यूथ प्रोत्साहित हो कि हमें इसमें कितना फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे साथी छूट जाएंगे, लेकिन जो आप अपने फोकस के माध्यम से ज्ञान अर्जित करेंगे वो आपके साथ हमेशा रहेगा। तो आज के दिन में जो इल्यूजन चीज़ें हैं वो स्वाभाविक रूप से चलेगी, जो खोज है, और उसमें भी आप टूल्स के रूप में क्या देखते हैं ये बहुत ज़रूरी है समझना। अन्यथा आप देख रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है, तत्कालिक आनंद जो है दीर्घकालिक कष्ट का बीजारोपण है। यदि आप तत्कालिक खुशी को देख करके आप समय व्यतीत करते हैं तो दीर्घकालिक दृष्टि से आप कष्ट भोगने का बीजारोपण कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए आप उतना ही आनंद के बारे में सोचिए जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे ढंग से कर सके, आप फोकस्ड लाइफ अपना कैसे बना सके, आप ऐसा परफॉर्म करिए जो खुद को सेटिस्फाइड करते हुए आप लोगों को सेटिस्फाइड करें। बहुत पसंद, बहुत बढ़िया। सर, अब आते हम लोग, जब झारखंड का निर्माण हुआ और अभी तक जब 25 वर्ष में है झारखंड, हमें ऐसा लगता है कि बहुत अनस्टेबलाइज रहा 25 साल में। अब पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन उतना नहीं रहा। आप 3 बार CM रहे, आपका क्या विचार है इस पर? मैंने एक बात कहा ना कि पॉलिसी डेफिशिएंट है। यहाँ पर लोगों की समझ की किस तरीके से संतुलित ढंग से चीज़ों को देखना चाहिए, ये 2-3 इसमें जो प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हैं। एक तो ये है कि रिसोर्स जिस तरीके से होना, उसके प्रबंधन के दृष्टि से जो नीतिगत चीज़ों पर सोचना, यह बहुत ज़रूरी है। सबकी एक तरीके से कहा जाए कि सबके इनपुट्स आने चाहिए इस ढंग से कि जो कार्य हो रहा है उस कार्य को हम अपने राज्य की जनता के लिए कैसे कर रहे हैं। तो नीतिगत मामले पर सभी के सुझाव राजनीति से ऊपर उठ करके आना जरूरी है। आप भी उसको, सत्ता में तो आना जाना लगा रहेगा, लेकिन
आप भी ऐसा सोच करके कि इस काम को हम भी बढ़ाएंगे, क्योंकि ये राज्य की अपनी प्रायोरिटी क्या है ये आपको तय करना पड़ेगा। और राज्य की प्रायोरिटी तय करते समय आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस राज्य को बनाने के बारे में यहाँ के लोगों ने क्या सोचा और किन चीज़ों का अनुभव करते हुए इस राज्य को अलग राज्य बनना चाहिए यह मांग रखे। और ये राज्य बन गया, तो राज्य बन गया तो अब राज्य बनने के बाद दायित्व इस पीढ़ी को क्या है, ऐसी चीज़ों के ऊपर में सोचना, मनन करना, लोगों को लगाना और उसको अमल में लाना, ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर यह जो सबसे बड़ी कठिनाई हो रही है कि हम इन सारे चीज़ों पर सही ढंग से सोच नहीं पा रहे हैं। अब उसी तरीके से सोचने का क्रम बढ़ रहा है कि हाट बाज़ार लगा हुआ है और बाज़ार जब समाप्त होती है तो औने पौने भाव पर ग्राहक भी खरीदना चाहता है और बाज़ार वाला भी सोचता है कि चलिए ठीक है जल्दी बिक जाए, अपना काम खत्म, कौन इतना लोड करके फिर दोबारा वापस लेकर के ये सारे सामान लेके जाएगा। तो वो सोचता है कि अब घाटा हो फायदा हो, पर अब लेके जाएंगे वापस तो और ज़्यादा घाटा होगा। तो इस तरीके के गवर्नेंस का जो मॉडल तैयार हो रहा है ना, ये हमारे लिए घातक है, आने वाली पीढ़ी के लिए घातक है। आप सीधे सीधे बताइए। नहीं, मैं जिम्मेवार नहीं, मैं समझ बढ़ाने की बात करता हूँ। लेकिन जनता भी तो है। आरोप प्रत्यारोप के दृष्टि से बातें करना बड़ा एक तरीके से कहा जाए आसान भी है और आनंद भी आता है ऐसी बातें करने में। बहुत लोगों को आनंद आता है ऐसी बातें कहने का, क्योंकि आरोप लगाना सबसे सस्ती चीज है। बिल्कुल है ना। आप उसको समाधान के लिए 2 सजेशन बोलिए तो कठिनाई पैदा हो जाती है। हमें माहौल बनाना है कि हर कोई निर्भीकता के साथ इस राज्य के बारे में अच्छे सुझाव दे। क्योंकि देखिए, आप बढ़े या ना बढ़े, आप जहां है, कहाँ है, क्या है, कैसे है, ये अलग बात है। दुनिया तो आगे बढ़ रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया तो बदल रही है ना। तो अब आपके घर में आपकी उन चीज़ों की, बुनियादी चीज़ों की अगर आपको समझ नहीं है, तो जो बच्चे हैं वो तो अपने अनुसार चलेंगे। बिल्कुल सच है, वो अपने अनुसार चलेंगे। तो वो अपने अनुसार चलने के कारण कितना बड़ा नुकसान दूरगामी स्तर पर पड़ने वाला है, वो आकलन ना वो कर रहा है ना हम कर रहे हैं। तो इसलिए झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हमें रिदमिक ट्यून डेवलप करना चाहिए, इस दृष्टि से कि एडमिनिस्ट्रेटिव, आज जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो इस बात को ध्यान में रखे कि एथिक्स और वैल्यूज़ पर हमें अपना कमिटमेंट जारी रखना पड़ेगा। मैं एथिक्स, वैल्यूज और 25 साल पे फिर से आऊँगा, लेकिन उससे पहले 2000 में जब झारखंड का निर्माण हुआ तो हमने बलबीर दत्त जी, आप जानते हैं उनको, पद्मश्री बलबीर दत्त जी को, एक बार ऐसे ही चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बोला, अमित 25 वर्ष पहले भी मुद्दा झारखंड के लिए जल जंगल ज़मीन था और आज भी एक नए यंग युवा पॉलिटिकल लीडर का एंट्री होता है और वो भी इसी मुद्दा पे है, जल जंगल ज़मीन। तो 25 वर्ष में कहाँ चूक हो गई कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या नई इंडस्ट्री आना चाहिए था झारखंड में, वो नहीं आया। देखिए, डेवलपमेंट के पैरामीटर को बहुत बारीकी से देखना चाहिए। डेवलपमेंट के पैरामीटर में ये एक ऐसा खास करके हमारे जैसे राज्य में एक लाइन है जिसको अगर समझ नहीं है तो उससे भारी नुकसान होगा। आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ का चरित्र क्या है, और उस चरित्र के आधार पर, यानी आप मेडिसिन चाहे जितना भी दीजिए, लेकिन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट अगर आपका सही एनालिसिस नहीं है तो फिर उस दवा का क्या महत्व है कि आपने उसमें बहुत खर्चा कर दिया। तो कहने का ये मतलब है कि कैपेबिलिटी डायग्नोस्टिक
होलिस्टिक सिस्टम में लाना पड़ेगा, ये एक बात। दूसरा यह उसको देख करके आपको कि साइड इफेक्ट किस किस चीज में होता है वो, और तीसरा कि दवा कम से कम लगे। तो ये ध्यान में रख करके आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आएगी। और सब सोचते हैं झारखंड के बारे में अच्छा हो, पर देर ना हो इस बात की चिंता करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस जिसके बल पर हम बात करते हैं वो हमारा नहीं है। जिस तरीके से हम सोचते हैं उसमें हमारी भ्रांति टूटनी चाहिए। नैसर्गिक, जिसको हम नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं, ये हम पैदा नहीं करते हैं, धरती में है, उसका उत्खनन करते हैं, रेजिंग करते हैं। तो रेजिंग के दम पर आप इस बात को मत सोचिए कि आप बहुत महान हैं, आप बहुत ज़्यादा आपके पास मिनरल है। तो एक किसी परिवार में अगर कोई संपदा है और वो बेचना शुरू कर दिया और वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद क्या करेगा? तो जनरेशन तो चली गई। सही है, जनरेशन तो चली गई कि रिसोर्स आपके घर में अगर है और उसको आपने बेच के ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद के जनरेशन को क्या मिलेगा? तो रिसोर्स ऐसी चीज़ें जिसका उपयोग करके रिसाइकलिंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए, बौद्धिक क्षमता उस लेवल में बढ़ाना चाहिए, ताकि उस बौद्धिक क्षमता के आधार पर यह सुनिश्चित हो कि वो अब खुद कैपेबल है, वो इतना क्षमता अपने आप में प्राप्त कर लिया है कि उन्हें अब इस रिसोर्सेस के माध्यम से ही करना ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सर, आप जब 3 टर्म सीएम रहे तो कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे जिसको आपको लगता है कि आपने एक्शन लिया था और वो कैरी फॉरवर्ड होता तो आज झारखंड का परिवेश कुछ और होता? देखिए, 2-3 चीज़ें जो मैं ज़्यादा ध्यान देता था कि एक कोई भी प्लान कन्वर्जेंस हो, थोड़ा इनोवेटिव हो और सूट करने वाला हो। बलात् तरीके से हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं ऐसा सोचना भी गलत है। वो भी सोचे कि हमारे लिए अच्छा हो रहा है। ट्रू, बिल्कुल। तो ऐसा वातावरण का निर्माण करने का हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी पे ध्यान रखते थे। और दूसरा ये है कि एडुकेट करते हुए हम काम करें। हम उनको पूरी चीज़ों से समझ हो और उसके आधार पर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो नीचे स्तर पर आप देखें, पंचायत की व्यवस्था, ग्राम सभा की व्यवस्था, पेशा के माध्यम से चुनाव की व्यवस्था, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का निर्माण, सारी चीज़ें संस्थागत विकास होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि इस देश का जो आत्मा है वो देश का संविधान है। बिल्कुल। और उस संविधान में हर व्यक्ति का योगदान है और हर व्यक्ति उसी तरीके से सोचते हुए कि हमारा संविधान है, हमारा देश है और हम इस प्रदेश के नागरिक हैं। तो उसी दृष्टि से सारी चीज़ों को देखने की नज़रिया बने, विज़न बने और एक कोऑपरेटिव तरीके से सोचने का संवाद हमेशा बना रहे। तो ऐसे कई पॉलिसियों पर हमने काम किया और तत्कालिक दृष्टि से क्या हो सकता है, दीर्घकालिक दृष्टि से क्या हो सकता है, ऐसी योजनाओं के बारे में हमने काम किया। कोई एक ऐसी पॉलिसी जिसको आप चाहेंगे कि लोग आपको उसके लिए याद रखें एज ए सीएम? देखिए, ऐसा है कि राज्य के 2-3 वर्टिकल्स है इम्पोर्टेंट। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट में हमने जैसे बताया कि ये देश में 10.5 राज्य है जो आर्टिकल 244 के ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्राइबल एरिया के नाते आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के नाते चीज़ों को अलग से देखना चाहिए। ये एक, क्योंकि ये अभी हम बहुत सारी चीज़ों में ये अनुभव कर रहे हैं कि हम जिसके लिए कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है।
तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिसके लिए हम कर रहे हैं उसको पता ना हो, उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो एक तो उस पर हमने काम किया। जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हो समय पर ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के नाते, ट्राइबल एडवाइजरी के नाते जितनी भी चीज़ें हैं उस पर, उस पॉलिसी पर काम किया, उसको एस्टेब्लिश्ड किया और काम उसका होने लगा। दूसरा वर्टिकल था कि डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए तो पूरे राज्य का जो मैपिंग है, उस पूरे राज्य का मैपिंग की डेफिसिट कहाँ कहाँ है। देखिए भारत सरकार की एक योजना पूरे देश के लिए बन रही है, उसको कन्वर्ज करके कैसे हम कर सकते हैं उस पर पूरा फोकस करके उसको आगे बढ़ाना। तो राज्य के दृष्टि से हमें क्या आवश्यक है, उसकी प्रायोरिटी कैसे हो, इस पर ध्यान देना। एजुकेशन और हेल्थ पर, जैसे राज्य बनने के बाद एक डोमिसाइल की प्रॉब्लम, इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। आज भी डोमिसाइल पर बहुत चर्चा करते हैं और विवादास्पद खुद पैदा कर देते हैं बहुत सारे लोग, पर मैं उस पर नहीं जाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भाई देखिए, राज्य जिस उद्देश्य से बुनियादी चीज़ों को ध्यान में रख करके आप करेंगे तो भर्ती में, तो हमने यहाँ के भाषाई आधार पर जैसे जो बोली है उन सारे बोलियों को मिला करके कि भाई इन सारे चीज़ों की प्राथमिकता होनी चाहिए, उनको प्रायोरिटी मिलना चाहिए। और भाषा और संस्कृति ही तो शुरू में राज्य का आधार रहा है, तो भाषा और संस्कृति के आधार पर सारी बहालियों में आप सुनिश्चित करिए। तो जितनी भी नियुक्तियां हुई है उसमें इसकी प्रधानता है। तो एक ये हो गया, आधारभूत संरचना हो गया, और तीसरा हो गया कि तत्कालिक दृष्टि से क्या हो सकता है। देखिए आप बहुत सारी बातें कहेंगे कि हम ये सोच रहे हैं, ऐसा भविष्य में होगा, तो ये अपने जगह में ठीक है, लेकिन तत्कालिक आवश्यकता को तो ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे तो वैसे जिसे ये कहा जाए कि उनकी कर्मठता उभरे, ये ध्यान में रखते हुए हम ऐसा नहीं कि हम आपके लिए कर रहे हैं, हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये यदि हम सोचते हैं कि हम उनके लिए ये कर रहे हैं, ये मेहरबानी शब्द हटा देना चाहिए, क्योंकि राज्य बनाने का सपना का जो मूल उद्देश्य है वो आत्मनिर्भरता बनाना है। बिल्कुल सही, कैपेबल बनाना है, और प्रत्येक परिवार में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इम्प्रूव करना है, उस दृष्टि से सोचना है। तो इस वर्टिकल को भी हमने उसी लेवल तक रखा जिससे कि लोग इस तरीके से जुड़े जिससे कि उनकी कर्मठता में कमी ना हो। देखिए किसी को भी यदि आप ये कहेंगे कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सब काम करेंगे, ठीक बात है, तो आप समझ लीजिए कि उसको निकम्मा बनाने का पहला सूत्र आपने दे दिया। बिल्कुल। तो राज्य को निकम्मा नहीं, राज्य को पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ाना है। और ये जो कई बार बातें उठती है कि हमने आपके लिए ऐसा किया वैसा किया, ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की बातों को गांव वाले को सुनना भी नहीं चाहिए। ठीक है, सारे लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है। ये बात, क्योंकि वो आपको निकम्मा बनाने की कोशिश कर रहा है। हमें अवसर मिलना चाहिए, करेक्ट, हमें अवसर मिलना चाहिए, हमें हमारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और उसको करने के लिए कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये क्षमता अपने आप में विकसित कैसे हो, ये सबसे बड़ी शर्त है इस राज्य की। बिल्कुल सर, एक चीज, कोई ऐसा डिसीजन जो आपको लगता है कि आप एज ए सीएम ले सकते थे जो आज नहीं ले पाए, और कहीं ना कहीं दिल में दिल के कोने में एक पश्चाताप या एक भूल महसूस होती है, आप कुछ ऐसा कोई डिसीजन है? देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकती है गवर्नेंस में, एज ए मुख्यमंत्री मुझे वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि पश्चाताप से कुछ नहीं होता। अवसर मिलेगा तो आगे देखेंगे। बिल्कुल,
बिल्कुल। ये पश्चाताप से चीजें नहीं होती है। आगे अगर कोई सुझाव मांगे उससे चर्चा कर सकते हैं। 25 साल के कड़वे अनुभव पर बहुत सारी बातें की जा सकती है, पर उस पर पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। समय के साथ चीजें चलती है, बदलती है, और उस पे जुड़ते रहना चाहिए। 50 साल पहले जिन लोगों ने जैसे सोचा, हो सकता है कि आज ऑब्सोलेट हो जाए। बिल्कुल। है ना? तो हमें एक विजन के साथ ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो उस समय के लिए जरूरी है, वो आगे कनेक्ट कर सके। देखिए, जितने भी इनोवेशन है, एक फेज वाइज इनोवेशन हुआ। आप आज जिसके बारे में हम सब चर्चा कर रहे हैं कि सीधे एआई तो नहीं आया। करेक्ट, एकदम सही है। ये भी एक स्पेशल टूल्स ही है ना? तो आप जो सोच रहे हैं या जो समझ रहे हैं उसको आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। एक माइंड का सर्च इंजन ही है। बिल्कुल। एक ऑल्टरनेट आपको दे रहा है। लेकिन यदि वो कंप्यूटर ही नहीं आता, यदि अब वो उसके पहले वो टेलीफोन ही नहीं आता, या ऐसे कई चीजें हैं, रेडियो ही नहीं आता, है ना? ये तरंग का तो बात तभी चल रहा है जब हमने वहाँ शुरू किया। तो समय समय पर जगह जगह इसको ऐड ऑन करते हुए, तो इनोवेशन ऐड ऑन का नाम है कि आप नई चीज़ों को कैसे खोज करें। तो आज की आवश्यकता है, इसके अलावा भी कल और आवश्यकता बदल सकती है। तो उसके प्रति आप नए जो जनरेशन है उसको मोटिवेट करते रहे कि पोटेंशियल आपके अंदर भी है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वही करेगा, आप भी कर सकते हैं। आप उसको कोशिश करिए, आप उस पर आगे बढ़िए, उस पर आप शोध करिए, उस पर आप खोज करिए। एक पर्सनल सवाल मैं यहाँ पूछूं, आप क्या आज भी अपने पर्सनल ग्रोथ और ग्रूमिंग के लिए क्या पढ़ाई करते हैं? नहीं, देखिए, नॉलेज तो आप कभी भी गेन कर सकते हैं। नॉलेज गेन करने का कोई ये नहीं है कि हम कहीं एडमिशन लेकर के बहुत सारी चीज़ें कर ले और उसको, वो एक ये है, वो अलग क्षेत्र है कि ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप अपने नॉलेज लेकिन नॉलेज के लिए बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। हमारे अलग अलग स्तर पर हम लोगों से मिलते हैं, उनको समझते हैं, हाँ, और किताबें पढ़ते हैं, और चीज़ों को सतह पर जा कर के देखते हैं। मैं गांव में पलती मार के खाना खाता हूँ, तो बड़े स्थानों पर जा कर के टेबल पर भी खाना खाता हूँ। आज भी 3 टर्म के मुख्यमंत्री, एक सेंटर मिनिस्टर, एक 1 टर्म, और आज भी पढ़ते हैं। मैं देश के युवाओं से कहना चाहूँगा, आप ज़रूर पढ़िए, और सेल्फ डेवलपमेंट और ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। सर, एक चीज़ और, जो आप जब सेंटर में मिनिस्टर बने और ट्रैवल मिनिस्टर आप थे, तो आपने कई इनिशिएटिव लिया ट्रैवल्स के लिए, जिस पे सारे लोग बड़ी प्राउड फील करते हैं। फिर भी मैं देख रहा था कि कुछ एक लोगों ने बोला या मीडिया में कमेंट किया कि भाई कोई एक केस स्टडी बताए वो जो सक्सेसफुल हुआ। आप क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे ऐसे प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला जो 24/7 है, और आपकी तारीफ की है। 24/7 प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करने का एक अलग ही, तो जब प्रधानमंत्री वैसा करते हैं, सोचते हैं, तो उनके मंत्रिमंडल में कैसे सोचा जा सकता है, इसका आप स्वतः अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि पूरे देश को अगर आप चाहते हैं कि भारत सशक्त हो, तो भारत का जो कमज़ोर क्षेत्र है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सही, बिल्कुल। देखिए, मैं इस अवसर पर एक बात कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी को बहुत कम समय संवाद करते समय, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1977 यानी 74 के बाद एक पॉलिसी बनी कि प्लानिंग देश का कैसा होना चाहिए, और उस प्लानिंग में, क्योंकि
कमेटी तो बनी थी पहले, डेबर कमीशन, लेकिन उसको पॉलिसी में लाते लाते 1974 के बाद आई कि प्लानिंग कैसे होना चाहिए, और उसमें ये दिया गया कि जो जिसकी आबादी, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनली कह रहे हैं कि इन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो ट्राइबल के मामले में ये हुआ कि उसकी जितनी आबादी है डेवलपमेंट के लिए सभी मिनिस्ट्री में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि एक गांव को यूनिट मान करके हम वो सारी योजनाओं का लाभ वहाँ पहुँचा सकें। तो बजटरी प्रोविज़न 1977 में शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन मोदी जी तक वो इंतजार करते रहे लोग। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इस पर ज़्यादा खोजबीन शुरू हुई। डेबर कमीशन के उस पॉलिसी के आधार पर जो अनुशंसा की गई थी, उसके आधार पर बजटरी प्रोविज़न होता था, लेकिन बजटरी प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पदाधिकारी होते थे उनका मोटिवेशन नहीं होता था, उस पर चर्चा नहीं होती थी, तो वो डोल के दृष्टि से देखा जाता था कि डोल के माध्यम से आपके मिनिस्ट्री में इतना पैसा रखना है, उसके मिनिस्ट्री में इतना पैसा रखना है, कुल मिलाकर के उसकी आबादी के अनुसार इतनी राशि रखी गई है। डोल मतलब पर हम भिक्षा दे रहे, अच्छा मेहरबानी कर रहे। पर ट्राइबल के मामले में इस तरह से इस शब्द का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। करेक्ट, सही है। तो देखिए, कांग्रेस के लंबे कालखंड में पॉलिसी बनने के बाद में इस पर इम्प्लीमेंटेशन करने के बारे में जो टूल्स बनना चाहिए वो नहीं हुआ। 74 से 2014 तक। हाँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। 77 से। हाँ, 77 से। तो राशि कर्णांकित होती थी, बजट में रिफ्लेक्ट होता था कि ट्राइबल के लिए इतना, पर उस पर कोई योजना नहीं बनती थी। पहली बार जब मैं मंत्रालय गया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के साथ डिस्कशन हुई, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ डिस्कशन हुई, काफ़ी जद्दोजहद के बाद में एक प्रोग्राम बना कि सारे मिनिस्ट्री का पैसा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से ऐसा होना चाहिए जिससे कि एक गांव को हम यूनिट मान करके करें, और इसलिए आदि आदर्श ग्राम योजना शुरू किया कि सभी मंत्रालय का पैसा उस गांव तक कैसे पहुंचे, और स्टेट गवर्नमेंट अपने प्लान में, क्योंकि देखिए भारत सरकार की जो योजनाएं बनती है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम बनती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बनती है। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बनती है वो पैसा हम सीधे खर्च नहीं करते, राज्य सरकार को देते हैं। तो राज्य सरकार भी उसी तरीके से बजट बना करके उसको खर्च करे। अब आदि आदर्श योजना का पैसा राज्य में अव्यवहृत पड़ा हुआ है। आज मैंने 2-3 दिन पहले देखा कि राज्य सरकार ने बिरसा सर्किट, उसका पैसा भारत सरकार 40 करोड़ दिए हुए वर्षों बीत गए, यूटिलाइज नहीं हुआ है, उसका यूटिलाइज नहीं हुआ। अभी उन लोगों ने एक योजना बना, मैंने वो भी पेपर के माध्यम से सिर्फ दिया कि ये बनाएंगे, राशि आ चुकी है, ट्रेजरी में किसी और काम में इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि ट्रेजरी जो होता है वो हेड वाइज वहाँ इन हो जाता है, आउट होते समय राज्य सरकार की डिस्क्रिशनरी रहती है, वो पैसा है किसी और में खर्चा कर दिया। अब उसके लिए पैसा बचता नहीं है ट्रेजरी में, क्योंकि पदाधिकारियों को इन सारे चीज़ों के बारे में ज़्यादा प्रशिक्षित करना चाहिए कि ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के नाते जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है तो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के नाते ट्राइबल एरिया के कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट, ट्राइबल एरिया के एम्पावरमेंट पर फोकस करके सारी चीज़ों को करना चाहिए। तो जो लोग भी आलोचना करते हैं इन बातों पर जरा चर्चा करें, गौर करें, और तब आगे सोचे कि 1977 से 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने, काफ़ी उस पर ये हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंट 2019 के बाद हम लोगों ने किया। और एक
बृहद 36,000 गांव को फर्स्ट फेज में कैसे 6-6 हज़ार गाँव करके हम उसको करें। अन्यथा पहले स्टेट को पैसा भेज दिया, स्टेट ट्रेजरी में स्टाइपेंड के पैसे बच्चों को नहीं मिलते थे, क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, मैं ट्राइबल अफेयर्स स्टेट में संभाला हूँ, इसलिए मुझे पता है कई प्रिंसिपल के खाते में ट्राइबल स्कॉलरशिप के पैसे पड़े हुए थे, उसका विचलन हुआ, उस पर जांच हुई। तो ये हालात, और इसलिए मैंने शुरू में आपको कहा कि जिसके लिए काम कर रहे हैं उसको अगर इस बात का अनुभव नहीं है तो उसके लिए जो आप काम कर रहे हैं वो नुकसानदेह है, क्योंकि उसको समझ में आए और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो और उसका लाभ मिले। ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से हमने जो नेशनल लेवल में जो प्रोग्राम था स्कॉलरशिप का, उसको अनलिमिटेड कर दिया, कोई भी अप्लाई कर सकता है, यूनिवर्सिटी से कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऑनलाइन कर सकता है। और स्टेट के साथ फंडिंग पैटर्न है, उसमें स्टेट जितना देगा उतना देंगे। तो कई राज्य ज़्यादा देते हैं तो बच्चे को ज़्यादा मिलता है, कई राज्य ने एक लिमिट बांध दिया तो उतना ही देते हैं। ओवरसीज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भारत सरकार के माध्यम से पैसा दी जाती है, उसको हमने बढ़ाया। तो जैसे यहीं अब पेशा का रूल बनाने के लिए मेरी 4 चिट्ठी पड़ी हुई है, अभी भी मामला भारत सरकार से एज ए मिनिस्टर हमने, क्योंकि पेशा इम्प्लीमेंट हो, पंचायती राज मिनिस्ट्री, और जब ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन एरिया होता है तो स्वाभाविक रूप से ट्राइबल मिनिस्ट्री। फॉरेस्ट राइट एक्ट के मामले में कई कन्फ्यूजन राज्य सरकारों में है, क्योंकि इसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। ये आप मेहरबानी नहीं कर रहे हैं कि आप 2 एकड़ जमीन किसी को दे दिए। इंडिविजुअल पट्टा के दृष्टि से अगर फॉरेस्ट के लैंड में कोई है तो आप उसको उतना पोर्शन लैंड उसके जीवन यापन के लिए दीजिए, ये एक्ट में है। दूसरा कम्युनिटी फॉरेस्ट, कि जो फॉरेस्ट का एक तरीके से नेचुरल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल के पास था, उसको आप डॉक्यूमेंटेशन करिए कि इस मौजा का ये फॉरेस्ट एरिया इस गांव के जिम्मे है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको राज्य सरकार को करना है। मैं एक राज्य सरकार के, मैंने देश के सभी ऐसे राज्य सरकारों में ये करना है। सर, ट्राइबल मिनिस्टर आप रहे तो आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, कितना इम्पैक्ट होना चाहिए था, कितना हुआ? देखिए, ऐसा मैं कहता हूँ कि इस समय ट्राइबल एरिया के लोगों को और ट्राइबल को इन सारे मामलों पर संवेदनशील होना, चर्चा करना, पॉलिसी इंटरवेंशन करना, पॉलिसी इनपुट्स देना, यह बहुत ज़रूरी है। हमेशा डिमांडिंग एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए, कंट्रीब्यूटिंग एटीट्यूड में हमारी मनस्थिति बनना चाहिए कि हमको इसमें पॉलिसी बनाते समय यदि हमारी इनपुट सही हो तो इसका रिजल्ट सही आएगा। और हर गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों की टीम, ऐसे लोगों को ले करके बनाए जिससे कि इनपुट सही आए, क्योंकि आप एक बड़े भाग को देखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन अगर उनको देता है तो आपको उसको पहुंचाने के लिए भूमिका निभाना चाहिए। बिल्कुल। 1-2 बड़ा बर्निंग इश्यूज है जिस पे मैं आपका नज़र लाना चाहूँगा और शायद आप मॉनिटर भी कर रहे होंगे। सर, झारखंड में 25 वर्ष हो गए और हाल फिलहाल की कुछ घटनाक्रम हैं जिसमें IAS, IPS ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ट्रैप्ड हुए हैं। क्या लगता है उससे ऑफिसर्स का मनोबल टूटा होगा? देखिए, मैंने कहा ना कि झारखंड में धीरे धीरे डिटोरिएट जो हो रहा है, यह चिंता का विषय है, यह चिंता का विषय है। और जैसे बोलते हैं जोदी रोटे तैले किचू बोटे तो कुछ ना कुछ तो इस तरह की बातें हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए। और मैं जो देख रहा हूँ, मैं उसे इस समय मैं कहना नहीं चाहता कि दुर्गामी दृष्टि से अगर देखा जाए तो झारखंड को भारी नुकसान होने वाला है अगर इसमें सुधार ना हो। अभी आज सुबह की मैं एक खबर दिख रहा था, अब मैं बताता हूँ
कि थैलेसीमिया के पेशेंट को चाईबासा में हाँ विदाउट जांच किए हुए ब्लड डाल दिया, वो HIV पॉजिटिव हो गया। बताइए, एक तो खून की डिफिशियंसी से, जेनेटिक डिसऑर्डर से वो लड़ाई लड़ रहा है, और उसका डेटा राज्य सरकार सही ढंग से बना नहीं पा रही है, और हॉस्पिटल में इलाज कराने के नाम से वो मृत्यु का सर्टिफिकेट लेके आ रहा है। दुर्भाग्य है। कहाँ चूक हो जाती है ऐसे घटनाक्रम के लिए? राज्य सरकार से को स्पेशल रिव्यू करना चाहिए इन सारे चीज़ों को। ये संवेदनशीलता का मामला है। और कोई चर्चा फिर ये बंद हो गया अचानक से? संवेदनशीलता का मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी से संवाद हुई और देश के लिए इसका डेटा बने, इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने स्पेशल प्रोग्राम चलाया और 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट बना करके राज्यों को दिया। अब राज्य सरकार इस पर क्या अमल कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये तो राज्य सरकार बता सकती है, क्योंकि जो प्राइमरी हेल्थ है वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है, डेटा उनको देखना है। तो इस पर कोई काम या कितना काम हो रहा है मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं, पर इस तरह की घटनाएं हमें बाध्य कर रही है इस सारे चीज़ों पर और गंभीरता से विचार करने की। एक और घटनाक्रम की ओर मैं आपका नज़र लाता हूं। खूंटी में अभी थोड़े महीने पहले एक इंडिया टुडे या किसी में एक आर्टिकल छपा कि नशा का कारोबार इस तरह का हावी है कि जो टीनेजर्स युवा युवतियां हैं वो लिव इन में रहते हैं, उनके वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बच्चे कहीं और चले जाते हैं, और ये सब घटनाक्रम खूंटी में हो रहा है। नहीं, ये बहुत सारे जगहों में हो रहा है। कुछ जगहों में देखी जा रही है, कुछ जगहों में नहीं देखी जा रही है। तो इस तरह की घटनाओं के पीछे ये जो मादक द्रव्य है, झारखंड तो पहले नहीं था सर इन सब चीज़ों में। मैं कह रहा हूँ ना, ये डेफिसिट के कारण हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन जब वीक होगा तो इस तरह की चीजें आगे बढ़ेगी। मुझे याद है, मैं एक बड़ा हेल्थ कैंप का आयोजन किया और मैंने उस समय देखा हेल्थ कैंप पर भी पॉलिटिक्स लोग करने लगे। भारत सरकार के सारे पदाधिकारी आ गए, देश भर के अनुभवी डॉक्टर आ गए, पर यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर नहीं गए। वो मुझे बताया गया वो सर्किट हाउस में बैठे रह गए, वो वापस चले गए। ये राजनीतिक चश्मे से अगर एक गरीब का हेल्थ को देखेंगे तो आप इस राज्य के बारे में कैसे सोचते हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये सब कठिनाई है। बहाली भी नहीं हो रही। देखिए हर बार क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, कहाँ चुनौती है? बहुत सारी चीजें हैं, मैं कितना इन सारी बातों पर कहूँ। अभी लोग कहेंगे कि आलोचना करने बैठे नहीं, आलोचना नहीं, आलोचना से समालोचना करते हैं। समालोचना करना चाहिए। बात सही है, समालोचना करना चाहिए, पर मैं सुझाव दूंगा कि ये जो तत्कालिक चीजें हो रही है इस पर स्पेशल और खास करके नीचे स्तर तक व्यवस्था में क्या मूलभूत आवश्यकता है जो यहाँ के चारित्रिक जीवन को बरकरार रखे, इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता। मैं इंडिकेट कर दिया, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। ठीक है, थोड़ा और चलते हैं सर कि अब कुछ ऐसी बात भी मैं चाहूँगा कि आप बताएं, जैसे जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने, किन चुनौतियों की वजह से या किस तरह का माहौल उस समय था जिस वजह से चीज़ें टर्न अप नहीं कर पाई जो आपका विजन था? देखिए, ऐसा है कि जब मैं बना उस समय में एक इस तरह की समस्या बन गई थी जिसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हुए लोगों ने देखा, और वो था डोमिसाइल की आग। पर मैंने बहुत संयमता के साथ, संवाद के साथ कैसे इसमें हो और अस्थाई समाधान इसका क्या क्या निकल सकता है। देखिए, डोमिसाइल की मुद्दा रोजगार का मुद्दा था मेनली। तो रोजगार का मुद्दा मीन्स पॉलिसी की मुद्दा थी। पॉलिसी को कैसे देखा जाना चाहिए, इसमें कहाँ कन्फ्यूजन है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए
मैंने धीरे धीरे करके इसको सबसाइड किया। लेकिन इस जीन को जिंदा रह करके कुछ लोग चाहते थे कि, और उसकी राजनीति बाद में भी करने लगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सभी राज्यों में इसकी पॉलिसी बिल्कुल, क्योंकि डोमिसाइल देश की एक होती है, पर प्रांतीय स्तर पर उसकी अपनी प्राथमिकता राज्य की होती है। और उस दृष्टि से राज्य स्वतंत्र है, जिससे कि अपने राज्य के नागरिकों को वो रोजगार की दृष्टि से प्राथमिकता दे सके। तो डोमिसाइल एक अलग विषय हो गया, स्थानीयता एक अलग विषय हो गया। स्थानीयता को डोमिसाइल के दृष्टि से देख करके लोगों ने लगातार इस पर चर्चा शुरू कर दिया, और इसमें कुछ लोगों ने इसको हमेशा आग में घी कैसे पड़े, यानी ज्वलनशील पदार्थ कैसे डाला जाए, इसकी कोशिश की। एक दूसरे घटनाक्रम है जिसमें लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों का मत है कि जब जेएमएम और बीजेपी का कोalition में आपकी सरकार बनी, तो एक कमिटमेंट था कि कुछ महीने बीजेपी की सरकार होगी, फिर उसके बाद सीएम जो है जेएमएम का हो। क्या इस तरह की कोई बात नहीं हुई। हाँ, इस तरह की बात कुछ भी नहीं थी। हाँ, और सीधे तौर से बीजेपी बड़ी पार्टी है और इसके नेतृत्व में सरकार चलेगी, और सबने उस पर सहमति दिया था। पर बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, देखिए, लोगों ने कहा कि 1932 का खतियान शुरू होना चाहिए। अब तक 32 का खतियान के लिए ही राजनीति लोग कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो फिर किस तरह की बातें की लोगों ने? तो मूल बातों को समझना चाहिए। जब आप उसको कैसे कर सकते हैं, जब आपका राजनीतिक तरीके से आप मुद्दा बना सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा ना, इक्वल राइट्स है, इस बात को लेकर के प्रायोरिटी तय कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ मौलिक बातें जो है उसको समावेश करते हुए आप अपने इस बात को ध्यान में रखें जो आप लागू कर सकें। तो बहुत जगह में 1932 का खतियान भी चल सकता है, लेकिन बहुत जगह में 1973 का खतियान भी चल सकता है। कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर चल सकता है। क्यों? क्योंकि उसका सर्वे उसी समय हुआ है, बिल्कुल, लैंड रिकॉर्ड उसी समय बना है। तो उस दृष्टि से ध्यान में रख करके, क्योंकि आप अगर बना भी दीजिएगा तो कोर्ट में जाएगा, जज तो देखेंगे। एविडेंस एक्ट कहता है 40 साल के ऊपर का जो भी एक्ट है वो वैल्यूबल है। बिल्कुल। तो जो भी साक्ष्य होगा उसको तो मानना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से चीजों को समझ करके काम को आगे बढ़ाना चाहिए। एडामेंट हो करके आप डोमिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल, पर पॉलिसी नहीं बना सकते। पॉलिसी बनाते समय आपको रूल ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा। एक चीज जो मेरा कंसर्न एरिया है कि फ्री बीज, जो कभी मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी बोला करते थे कि फ्री बीज इस देश के लिए घातक है। आज घूम के ऑलमोस्ट हर स्टेट में सर फ्री बीज पे ही वोटिंग हो रहा है। कौन जिम्मेवार है, सरकार या जनता? और या इसका फिर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब सुधार क्या है? देखिए, सुधार, देखिए, उत्पादन बढ़े देश का, इसके लिए हर कोई सोचता है। पर यह क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि पिछले कई वर्षों में सीड मोनोपोलाइजेशन के दृष्टि से कई फैसले होने के बाद ये संकट खड़ा हुआ कि पहले हमारे खेत है, मैं पहले अपने खेत से फसल उगा करके बीज के लिए अलग कर देता था। आज मैं वहाँ से फसल के लिए, अगली फसल के लिए बीज निकाल के नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि ये जो पैटर्न है, पैटर्न बदल गया है। अच्छा। तो अब सीड की शोध ऐसे हो रही, अब नए जो शोध होते हैं, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में भी देखा काम करते हुए कि ICAR जो है वहाँ लगातार शोध होता है, नए वैरायटी आते हैं, नए चीज़ें होते हैं, दुनिया के शोध के साथ चलता है।
तो नए नए सीड आते हैं, क्योंकि 10 साल में सीड जो है वो बीमारी पैदा कर देता है, तो नया सीड आना जरूरी है। ऐसा एक साइकिल बना हुआ है। तो हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगा राज्य सरकारों में कि बीज ग्राम और ऐसे इंडिजिनस सीड को प्रमुखता दे, जिससे बीज का पैदावार खेती माने किसान खुद कर सके। सर मैं ध्यान आपकी इधर लाना चाहूँगा कि जो मैया सम्मान योजना है, बहना योजना है, अभी बिहार इलेक्शन से पहले नीतीश जी ने भी 10-10 हज़ार का रुपया खाते में भेज दिया, क्या अंत है इसका? देखिए अभी चुनाव चल रहा है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, कोई बात नहीं करूँगा। जो जैसे कर रहा है वो जनता फैसला कर रही है, जनता कहीं ना कहीं हम जनता भी तो जिम्मेवार है, वो करेगी। पर ये सारा चुनाव बीतने के बाद फिर आइएगा तो मैं कुछ बात करूँगा। चुनाव की अपनी मर्यादा है ना, चुनाव आयोग है, ये है वो है, कोई भी बात मैं कहूँगा उसको लोग अलग तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराना है। कोई भी बात ऐसा कहूँ जो तो मैं मानता हूँ कि हम लोगों को झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। देश आगे बढ़ रहा है, देश के हर कदम में झारखंड राज्य की जनता कदम में कदम कैसे मिलाए, इस दृष्टि से, और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कदम तो जमीन पर ही पड़ती है, आसमां पे कदम रखने की बात नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, एक सवाल मैं कदम से कदम एक सवाल मैं और लेना चाहूँगा। आपने चूंकि सेंटर में भी काम किया और मोदी जी के टीम के साथ काम किया है, और आप स्टेट में भी काम किए हैं, दोनों जगह के वर्क कल्चर में क्या डिफरेंस है? बहुत अंतर है। सर इतना शॉर्ट से नहीं चलेगा, डिटेल से बताइए प्लीज। नहीं, बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। राज्य में मुझे लगता है कि प्लानिंग साइड बहुत वीक होती है, और मैं आपको ये बता दूं कि मैं जब चीफ मिनिस्टर था, प्लानिंग में किसी पदाधिकारी को पोस्टिंग करने से वो पनिशमेंट समझता था, लेकिन उसके कैरियर में सबसे इम्पोर्टेंट रोल वही प्ले करता है कि यदि प्लानिंग में रहे तो आपको वो सारी चीज़ों की जानकारी कार्य योजना को गतिशील बनाने के लिए, क्योंकि उसके बाद तो प्रमोशन होना ही है ना, तो वो एड ऑन करता है। तब आप उसके ऊपर जब आप प्रमोशन के बाद जाएंगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और मजबूत होगी, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्लान। यू हैव गुड प्लान देन गुड रिजल्ट। बिल्कुल, है ना। और अगर आपका प्लान वीक है तो आपका एग्जीक्यूशन भी वीक होगा, है ना। तो झारखंड को मूल रूप से मैं ये बता दूं, झारखंड के गवर्नेंस में पैसा आने के बाद सोचना शुरू करे, इससे बाज आना चाहिए। पैसा नहीं है और कार्य योजना बना करके पैसा कैसे आएगा, इस बात पर सोचना चाहिए। इस पे भी एक थोड़ा ओपिनियन दे दिए। ये लोग बोलते हैं 36 लाख करोड़ रुपया हमारा बकाया है सरकार, केंद्र सरकार के। नहीं, वो गलत आंकड़ा आप भी बता रहे हैं, उतना नहीं है, लेकिन जो कह रहा है वो राजनीतिक दृष्टि से कह रहा है। बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दिया है। उसका आप विश्लेषण करने के लिए कहिए, उसका विश्लेषण करने के लिए कहिए कि कब से कब, कैसे, किस तरीके से, उसका विश्लेषण। बेसलेस तरीके से हर चीज बात करने से, हाँ स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये बातें बहुत पहले उठी थी कि मिनरल में, कोल में खास करके एड वैलोरम रेट होना चाहिए, रेवेन्यू रॉयल्टी का क्या ये होना चाहिए, बहुत चर्चा का रहा है। क्योंकि कुछ डिसीजन कांग्रेस के समय में, मैं दल का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि फ्रेट इक्वलाइजेशन के नाम से मिनरल स्टेट को रौंदा गया। फ्रेट इक्वलाइजेशन 40 साल तक चली कि यहाँ जो कोल का ये है आप फ्री पहुंचा दे रहा है उसको। नुकसान किसको हो रहा है? जो रेजिंग कर रहा है। इसलिए सारे कोल कंपनियां घाटे में चलती थी, और उन सारी चीज़ों में आज सुधार किया जा रहा है। तो आज
चीज़ें आगे बढ़ रही है, इसलिए इंडियन इकोनॉमी इम्प्रूव कर रहा है। एक और सवाल मैं लेना चाहूँगा, अब हम लोग क्लोजर क्यों जा रहे हैं, कि एक सीनियर आईएएस अधिकारी जब वो किसी कारणवश जेल जाता है तो क्या जो नए जूनियर आईएएस आते हैं या पदाधिकारी आते हैं सरकार में, उनका मनोबल नहीं टूटता? आप बोलना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता सीधे हूँ, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जूनियर पदाधिकारी पे क्या असर पड़ता है इसका? जूनियर अधिकारी को अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है कि अच्छा काम करे, ईमानदारी से काम करे, डेडिकेटेड हो करके, पार्शलिटी के बगैर चीज़ों को सीधे जनता के प्रति जो शपथ ग्रहण करके एज ए सिलेक्टेड अफसर आए हैं उसको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। और जब वो करेंगे तो इस तरह की आफत ही नहीं आएगी, इस तरह का सवाल ही खड़ा नहीं। बहुत बढ़िया। हमारे साथ काम किए हुए बहुत सारे पदाधिकारी आप देखेंगे आज भी आफ्टर रिटायरमेंट भी जगह जगह पे काम कर रहे हैं, इसलिए उसके इंटीग्रिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं। बिल्कुल। तो उसको देखना चाहिए और उसके आगे जो लड़खड़ा रहा है उसको देखना चाहिए। और यदि खुद ही फिसलन में चले जाएंगे पहले ही जमात में तो फिर आगे क्या होगा उसका अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल सही। सर अब थोड़ा सा हम पार्टी परिप्रेक्ष्य में भी एक सवाल लेंगे आपसे कि बीजेपी में बहुत सारे एक्स सीएम हैं और अभी बीजेपी का एक बाईपोल इलेक्शन भी चल रहा है। क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब इस इलेक्शन में आपका इन्वॉल्वमेंट किस तरह का है? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देखिए, पद पहचान दिलाता है, कार्यकर्ता स्वाभिमान दिलाता है। क्या बात है। आप अच्छा, एक मैं और पर्सनली सवाल पूछता हूँ, जब आप यंग थे तो क्या आप कभी दिमाग में ये बात आता था कि मैं सीएम बनूंगा इस स्टेट का? नहीं, बूढ़ा भी हुआ नहीं हूँ मैं। मतलब जब आप टीनेजर थे। नहीं, उस समय तो ये सब चीज़ें नहीं सोचता। तो उस समय राज्य बने क्योंकि उस आंदोलन के साथ जुड़े थे और मैं बीजेपी ज्वाइन किया इसलिए कि अस्पष्ट नीति भारतीय जनता पार्टी का था कि हम राज्य बनाएं। और कोई भी केंद्र सरकार या राष्ट्रीय पार्टी जब घोषणा करती है कि हाँ ये चीज़ करेंगे तो उसके साथ उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए, और इसीलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद ही राज्य बना। बिल्कुल। अभी से आप झारखंड के लिए क्या विजन रखते हैं? अब 25 वर्ष जो हुआ हो गया, अब क्या विजन देखते हैं? देखिए, जैसे 25 वर्ष के आयु के लोगों का स्तर क्या है इसका आकलन करते हुए हर 5 साल के लिए हमारी बौद्धिक क्षमता कैसे बढ़ेगी ये फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। और हमें टारगेट करके कि 5 साल में हमारी बौद्धिक क्षमता राज्य के बच्चों की ये होनी चाहिए। दूसरी बात है कि हेल्थ फॉर ऑल होना चाहिए, सभी को स्वास्थ्य की पूरी तरीके से सेल्फ अवेयरनेस भी होना चाहिए कि वो जागरूक रहे अपने हेल्थ के प्रति और आगे उसका हेल्थ सही रहे। राज्य सरकार को ऐसी व्यवस्था खड़ी करना चाहिए। एजुकेशन के मामले में कोई भी कटौती राज्य सरकार को नहीं करना चाहिए। ऐसे चीजों में जिसमें आप पुरुषार्थ के माध्यम से काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। हम ही सब कुछ कर रहे हैं ऐसा ढकोसलाबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आपके लिए हम ही सिर्फ सोचते हैं। आप ये कहिए कि हमारे पास संसाधन नहीं होते हुए भी हमने संसाधनों की इस तरीके से व्यवस्था की है और इस संसाधनों को अपने बौद्धिक क्षमता से हमारे राज्य के युवा इस तरीके से अर्जित करेंगे कि हम उसको आने वाले दिनों में वापस लौटा सकते हैं। ये क्षमता का सबसे ज्यादा आवश्यकता इस राज्य को। चलते चलते एक आखिरी सवाल, आप सोशल मीडिया पे रील देखते हैं? रील वगैरह देखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं।
क्योंकि कुछ चीज़ें तो अच्छी हो सकती है, कुछ चीज़ें तो काइंड ऑफ डिजीज है। थैंक यू। आज के युवा को आप एक लाइन में क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो यंग लड़के हैं, जो युवा है, जो जेन जी हैं, उनको आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ आप पैदा हुए हैं वो चाहे गांव हो या सूबा हो, उसके बारे में ज़रूर सोचें कि वो खिसक ना जाए, पहली बात। दूसरा, जिस देश में हम पैदा हुए उस पर गर्व करें और उस पर योगदान करने के लिए सोचें कि हमें कैसे फोकस करना चाहिए। बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल, आप आज अपने बचपन के कोई मित्र से मिलते हैं तो क्या बात करते हैं? लुत्फ उठाते हैं, आनंद करते हैं। कुछ तो एक दो लाइन बताइए। हाँ, खुश होते हैं, अच्छा लगता है। पुरानी बातों को याद करते हैं। पुराने बातों को याद भी करते हैं। बहुत शानदार, आपसे बात करके बहुत मजा आया। कोई एक बात जो आपको लगता है बताना चाहिए, आप बता सकते हैं? कोई बात जो लगता है आपको बताना चाहिए दर्शकों को? बहुत बात बता चुके हैं। ठीक है, अब कुछ बात को रहने दीजिए। ठीक है ना जी। देखिए, आजकल तो सब दिखाने में लगे रहते हैं, है ना। और ऐसा संस्कृति हो गई है कि जिसको छुपा के रखना है उसको दिखाते हैं, और जिसको दिखाना चाहते हैं उसको छुपा के रखते हैं। क्या बात है। बहुत, मैं भी मानता हूँ इस बात को। तो ये जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम बात कर रहे थे 3 बार के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के साथ, और 1 बार ट्राइबल मिनिस्टर सेंटर में रह चुके हैं वो, और अपने राज्य के एक गौरवशाली इतिहास के में उनका एक मजबूत योगदान रहा है। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोगों को हमारा ये बातचीत पसंद आया होगा। आपका कमेंट का हमारा इंतजार, आपके कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। आप कमेंट कीजिएगा, और ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सारे लोगों का शुक्रिया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद।